जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। हम लोग पढ़ते आए हैं एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी की ये दो फॉर्म्स थी। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, बहुत सी टाइप्स हैं। यहाँ पे हम चूँकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आमतौर पर गैसेस की बात करते हैं और आइडियल जो गैस है उसको हम कंसीडर करते हैं एज वर्किंग सब्सटेंस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस जितने भी होने वाले हैं, हम आने वाले टॉपिक्स में आर्टिकल्स में हम ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में। जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं उनमें जो आइडियल गैस है उसको हम कंसीडर करते हैं वर्किंग सब्सटेंस। तो अब गैस पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है उसी का नाम रखा हुआ है इंटरनल एनर्जी। अब उस गैस की, उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो एक्चुअली उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी। अब उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किस तरह की हो सकती है? वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि द सम ऑफ all forms of molecular energies such as kinetic energy and potential energy of substance is called internal energy। मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है, उनकी मोशन की वजह से, उनकी अट्रैक्शन की वजह से, उनकी रोटेशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, तो उस एनर्जी का नाम रखा हुआ है इंटरनल एनर्जी। चूंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो हमने कंसीडर किया है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो नहीं होती। और आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे दो बिलियर्ड बाल्स हैं। एक बाल अगर दूसरी बाल के पास से गुजर जाए तो फिर वो फोर्स नहीं लगाती। वो फोर्स तभी लगाती है जब उन दोनों के दरमियान कोलिजन होती है। तो हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी तरह की अट्रैक्शन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको हम कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कोई अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं है। और हमें यह पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअली अट्रैक्शन की वजह से होती है। हमने जैसे पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन थी और ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट की अर्थ के साथ अट्रैक्शन की फोर्स थी। उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी थी, उसको हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा था। ऐसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, वहां भी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है। तो अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चूंकि आइडियल गैस है तो हम कहते हैं कि आइडियल गैस में नो अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और रियल गैसेस की अगर आप बात करें, हकीकत में जितनी भी गैसेस है, रियल गैसेस है, उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस तो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अट्रैक्शन की अगर फोर्सेस होती हैं तो जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है। तो वाइब्रेटरी मोशन हो सकती है, इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। रोटेशनल मोशन हो सकती है, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जीज भी इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्स है ना। तो रियल गैसेस में हम इन सब एनर्जीज की बात करेंगे। अब हमारा जो फोकस है, ज्यादा फोकस किसके ऊपर है? आइडियल गैस के ऊपर, क्योंकि जितने भी फिनोमेना है, जितने भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, जितने भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे उनमें हम आइडियल गैस कंसीडर करेंगे। हम अट्रैक्शन की फोर्सेस को इग्नोर कर देंगे। तो हम कहेंगे अभी जो इंटरनल एनर्जी है फिर डिपेंड करती है किसके ऊपर? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर जो है वो चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ
किस चीज पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर किसी सब्सटेंस का, किसी गैस का टेम्परेचर कम है, हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी कम है। और अगर उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन भी ज्यादा हो जाएगी, रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जीज बढ़ जाएंगी, वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी, उस वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी बेटा डिपेंड करती है किसके ऊपर? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। और अगर मोनोटॉमिक गैस की बात करें, अगर मोनोटॉमिक गैस है, सपोज है हमारे पास हीलियम है, नियोन है, तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो डोमिनेट करती है। ट्रांसलेटरी मोशन, मॉलिक्यूल जो है ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वही डोमिनेंट रहेगी मोनोटॉमिक गैस के लिए। लेकिन अगर डाइटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल है, तो उसमें दो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हुआ है, एक बॉन्ड भी मौजूद है इनके दरमियान, और बॉन्ड के अक्रॉस अट्रैक्शन की फोर्स है। अट्रैक्शन जो है वो इस तरह से होगी जैसे कि ये यहाँ पे इन एटम्स के दरमियान जैसे एक स्प्रिंग है, तो वाइब्रेशन होगी। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी मौजूद है, और साथ में रोटेशन भी हो सकती है। ये मॉलिक्यूल जो है पूरा रोटेट भी करता रहेगा, मूव भी करता रहेगा। रोटेट भी करेगा तो इसका मतलब है इसमें रोटेशनल एनर्जी भी है, और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, तो इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है। तो बेटा जो डाइटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें तीन तरह की एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, और वाइब्रेशनल एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी जो है उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? जो सब्सटेंस है, गैस है, सिस्टम है, उसकी आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास। एक बाई हीटिंग, कि आप हीट ट्रांसफर करो, तो सब्सटेंस को हीट करो, तो हीट करने से उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि हीट एनर्जी जब उस सिस्टम में एंटर होगी तो वो क्या करेगी? वो उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी होती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो हीट करने से आप सिस्टम की, गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाई वर्क डन। आप वर्क डन करके जो है वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। वर्क डन जो है, आप हम नेक्स्ट टॉपिक में यही सीखने वाले हैं कि वर्क डन किस तरह से होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। आपके पास सिलेंडर में गैस है, उसको आप कंप्रेस करें, पिस्टन को मूव करें, उसको दबा दें, उसके ऊपर वेट रख दें, तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। और अगर गैस कंप्रेस हो जाएगी तो कंप्रेस होने से गैस जो है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब हमारे पास यही तरीका है, वर्क डन जो है इसकी मदद से आप इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। या आप ऐसा करें, टू ऑब्जेक्ट्स को रब करें, दो ऑब्जेक्ट्स को, दोनों की सरफेस को एक दूसरे पे रब करें। रबिंग करने से, जैसे आपके दो हैंड्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ आप रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्यों पैदा होती है? हीट मैकेनिकल वर्क की वजह से। आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम करने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब भी वर्क डन होता है। तो वर्क डन बाई आर ऑन द सिस्टम, बाई द सिस्टम आर ऑन द सिस्टम इज पार्शली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है बाई बाई फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो जो काम करेंगी उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। फ्रिक्शन की जो फोर्स है, एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे आप स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करने से क्या होता है? उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स है, उस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस हुई मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी सिस्टम की। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की मदद से भी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्टेट फंक्शन।
स्टेट फंक्शन बेटा ऐसा फंक्शन होता है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करता है। जब हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई उस सिस्टम में जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। इनका पता चल जाए तो इससे आप उस सिस्टम की स्टेट को समझ सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी जो है ये एक बेटा स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे आपको एग्जांपल से ये समझाया गया कि एक साइड पे वॉल्यूम कंसीडर किया गया गैस का, दूसरी साइड पे प्रेशर कंसीडर किया गया, ठीक है। और ए पॉइंट पे पहले सिस्टम था, ए से चला गया सिस्टम बी स्टेट तक, और वो C1 के थ्रू चला जाए कर्व, ये C1 है इसके थ्रू चला जाए, ये पाथ है, और ऐसे C2 कर्व है इसके थ्रू चला जाए, चाहे इस पाथ के थ्रू चला जाए चाहे इस पाथ के थ्रू चला जाए, सिस्टम पहुंच गया बी पोजीशन पे। तो इनिशियल ए पोजीशन पे उसका प्रेशर था PA, वॉल्यूम था VA, टेम्परेचर था TA। जब वो नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचा है उसका प्रेशर PB हो गया, वॉल्यूम VB हो गया और टेम्परेचर TB हो गया। तो इस तरह से उसके स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो गए। अब चाहे इस पाथ 1 से गया है C1 के थ्रू या C2 के थ्रू गया है सिस्टम, लेकिन पहुंच गया बी पॉइंट पे, तो दोनों के लिए जो इंटरनल एनर्जी जो है में जो चेंज आया है वो एक जैसा होगा। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो जस्ट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब सपोज करें ए पोजीशन पे उसकी इंटरनल एनर्जी UA थी, यू से हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, और बी पोजीशन पे पहुंचकर उसकी इंटरनल एनर्जी होगी UB। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करें, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो UB माइनस UA, इसको हम कहते हैं डेल्टा U। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। जिस तरह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे, हम कहते थे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, कितनी चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है। ऐसे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, ना कि एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तौर पर जितने भी हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं उनमें हम देखेंगे कि चेंज कितनी आई है इंटरनल एनर्जी में। उसका इनिशियल टेम्परेचर हम नोट करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम नोट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नोट करेंगे, तो उससे हम एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर रहे हो। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है दैट इज इंपॉर्टेंट, और इंटरनल एनर्जी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है बेटा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये हाफ KT होगी, KT के बराबर होगी, 2/3 KT होगी या 3/2 KT होगी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगी, ये फार्मूला बनाना है, MCQ है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अब हमने फार्मूला पढ़ा था बेटा, T इज इक्वल टू 2/3 के इंटू काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में ये फार्मूला ड्राइव किया था। तो वहां से हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को अलग कर लेंगे, 3, 2 और K को इधर ले जाएंगे, 3K उधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर डिवाइड हो गया, तो 3/2 KT इज इक्वल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 3/2 KT के बराबर। इसका मतलब है कि भाई अगर हमें टेम्परेचर का पता चल जाए, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर का पता चल जाए, तो हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। जस्ट टेम्परेचर का अगर पता हो, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आइडियल गैस के लिए हमने कहा था कि भाई आइडियल गैस जो है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होती है उसकी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, और ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर से ही आप एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसी तरह एक और MCQ दिया गया, विच इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules in a gas at
27 डिग्री सेल्सियस। वो ये पूछना चाह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस की कितनी होगी? 6.21 क्रॉस 10⁻21 जूल, 6.21 क्रॉस 10⁻26 जूल, 6.21 क्रॉस 10⁻23 जूल, 6.21 क्रॉस 10⁻26 जूल। तो कितनी होगी इसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी? तो फिर हम यही फार्मूला यूज करने वाले हैं, 3/2 kT। हमें पता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। टेम्परेचर हम यूज करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल में। तो सिस्टम इंटरनेशनल में जाने के लिए हम सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा केल्विन, 300 केल्विन। टेम्परेचर की जगह पे हम 300 केल्विन लिख देंगे। के की वैल्यू हमें पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 क्रॉस 10⁻23, साथ में 3/2, इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 2 से, आंसर है 621 क्रॉस 10⁻23। जो डेसिमल पॉइंट है इसको 6 के बाद ले गए, 2 डिजिट मूव किया, 6.21 हो गया। क्रॉस 10⁻2 आया, डिजिट को मूव करने की वजह से +2 आया, उस +2 को इसमें ऐड किया तो -21 बचा। तो ये होगी 6.21 क्रॉस 10⁻21 जूल। That is average translational kinetic energy of gas molecules at 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आपको कोई भी टेम्परेचर दिया जाए तो आप उस टेम्परेचर के लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। और जो एनर्जी होती है आपको पता है ऑलवेज कंजर्व रहती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। जैसे हम बात करते हैं ना, एक कोई ऑब्जेक्ट है वो हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ऐसे ही अगर कहीं पे इनएलास्टिक कुलियन हो जाए, और इनएलास्टिक कुलियन हमने पढ़ा हुआ है तीसरे चैप्टर में, जैसे दो गाड़ियां टकरा गई हैं, इनएलास्टिक कुलियन हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किधर जाती है? तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी काफ़ी सारी लॉस इनपुट काइनेटिक एनर्जी की। तो इस तरह टोटल जो एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो ये था बेटा बेसिक लेक्चर था इंटरनल एनर्जी के बारे में, और हम आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। इंटरनल एनर्जी की बातें नेक्स्ट लेक्चर्स में होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।